कि जो ये इलेक्शन इस पे जो धांधली नहीं धांधला हुआ है, जो कि फॉर्म 47 के जरिए मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने एक जुम्बश कलम से हमारी सीटें 175 से 180 सीटें उस पे उन्होंने कट मारा है, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई, बल्कि धांधला नहीं हुआ। अवाम के मैंडेट पे शबे खून मारा गया, लोगों ने वोटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं। इस चीज के खिलाफ हम लोग आखिरी दम तक अदालतों में भी जाएंगे, हम लोग असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे, हम लोग पाकिस्तान की अवाम को भी मोबिलाइज करेंगे कि हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेंगी। जीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के बाद सियासी जमातें नई सफ़ बंदियों के मराहिल में हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM और कई दीगर छोटी जमातें हुकूमती सफ़ में नज़र आती हैं, जबकि PTI ने भी कई जमातों को साथ मिलाने का ऐलान किया है। आज बानी PTI ने जहां सदर आरिफ अलवी की तरफ से कौमी असम्बली इजलास न बुलाने का दिफा किया, वहीं बानी PTI ने ऐलान किया कि वो धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। सीनियर PTI रहनुमा असद कैसर ने भी अपोजिशन इत्तेहाद का इंदिया देते हुए कहा कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, कानून और आइन के तहत अपनी जुदोजहद जारी रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे, उन पर आइन तोड़ने का मुकदमा बनता है। हुकूमत साजी के अमल पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सदर आइन पर अमल नहीं करते तो स्पीकर अमल करेगा। सीनियर नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PMLN की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें अहम फैसले होंगे, जबकि कल रात शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को इशाया भी देंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में नजर ये आता है कि पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर 2 बड़े इत्तेहाद बनेंगे, एक नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में, जबकि दूसरा PTI की क़यादत में। इन दोनों में से ज़्यादा मौसर और ताकतवर इत्तेहाद कौन सा होगा? क्या इस बार भी इल्ज़ामात और एहतजाजी सियासत ही जारी रहेगी या आवाम के लिए भी कोई खैर का रास्ता निकलेगा? तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पहला सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रैंड अलायंस हुकूमती इत्तेहाद को कितना टफ टाइम दे सकता है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि एक हुकूमती इत्तेहाद और एक जिस तरह से बानी PTI कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस की भी बात हो रही है, आपके ख्याल में जो PTI का ग्रैंड अलायंस है, क्या ये हुकूमती इत्तेहाद को टफ टाइम दे सकेगा? देखें, टफ टाइम में तो खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी नाम और वैसे PTI वो ही बहुत है कि बहुत बड़ी तादाद में वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं और सेनेट में भी मौजूद होंगे। कोई वो इतनी बड़ी वो नहीं होगी कि मसला। और अब जब वो इकट्ठा कर रहे हैं तो जो जिन लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं वो 1, 2, 4 सीटों के साथ पार्टियां बाकी मौजूद हैं, तो वहाँ पे कहलाएगा तो वही जो खान साहब की पार्टी है। और ये अच्छा टफ टाइम भी देगा और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बहुत मजबूत और अच्छा भी होगा, क्योंकि जितनी मजबूत अपोजिशन होगी उतना गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा कि वो काम भी ठीक करे और रास्ता भी निकाले। ये जब पिछली दफ़ा आज PTI जितनी वोटों के साथ असम्बली में जा रही है उससे ज़्यादा तादाद में बाहर रिज़ाइन करके चले गए थे और फिर बार इनको तो लोगों ने उठाया कि जी क्या बात है, खान साहब ने क्या पत्ता खेला, फिर 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, क्या पत्ता खेला, और फिर बाद में फंसते चले गए। अब बहुत अच्छी बात है, मकबूलियत लेके और जनाब ऐवानों में आ रहे हैं, प्रेशर डालना चाहिए। यही अपोजिशन का काम है कि वो चाहे धांधली के नाम पर पहले अपने तमाम मुखालफिन के पास ज़ाहिर असद कैसर जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के क्या क्या नाम नहीं रखे, महमूद अचकज़ई जिनके पास रात गए वो खान साहब उनके बाकायदा चादर लेके नकल 2014 के धरने में उनकी उतारा करते थे, मुल्क दुश्मन करार दिया करते थे। आज हमारे इमरान असगर ने उनसे सवाल भी पूछा कि ये क्या है, तो उसका खान साहब ने जवाब नहीं दिया। बाकायदा उन्होंने ये पूछा था कि आप तो ये करते थे बातें, तो अब तो बस उन्होंने कहा कि नहीं, जो धांधली के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं हम उन सबको, ये वैसे ही है जैसे परवेज इलाही के खिलाफ बात करते थे, शेख रशीद के खिलाफ करते थे, और कभी मैंने इत्तेहाद बनाऊंगा, फिर इत्तेहाद भी बनाया, हुकूमतें भी बनाई और चली भी गई। आज वो उनके पास जा रहे हैं जो पहले हुकूमत में नहीं थे। अख्तर मैंगल ने कहा ना कि मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं, मैं सबके साथ हुकूमत में भी रहा, अपोजिशन में भी रहा, और मेरे पास तो तीसरी कोई जगह नहीं है, वरना मैं वो चुनता। यानी तंग आमद वजंग आमद लोगों के एतराज़ात हैं, सब कुछ हैं, ये इकट्ठे
हों, अच्छी बात है, एक अलायंस बनाए, गवर्नमेंट बन जाए तो फिर इनके साथ बात करना और अच्छा होगा कि अगर ये किसी एक अलायंस में होंगे तो फिर इकट्ठे बिठा के एक छत में कि आपके मसाइल क्या हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप IMF के नाम पे KP गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ आईनी तरमीम के ऊपर अच्छे मुज़ाकरात कर सकती है, जिसमें यह अपोजिशन सारी मौजूद हो कि आइंदा के लिए तदारक अभी से कर लें कि जो बात आप 4 साल में नहीं कर सकते उसको आप पहले 3 महीने में IMF के ऊपर अंगूठा लगाने से पहले आईनी तरमीम पे अंगूठा लगाएं और सब करें। ये अच्छी बात होगी। बयानात भी दे रहे हैं लेकिन जमहूरियत की खातिर सब कह रहे हैं कि हम असम्बलियों में बैठेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। एजिटेशन अपनी जगह पे है, अपोजिशन का राइट है। जैसे इमरान खान ने कहा है कि हम हफ्ते वाले दिन फिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बिल्कुल उनका ये हक है कि वो बताएं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई और जो आने वाली गवर्नमेंट उस वक्त तक तो नहीं बनी होगी वफाक में, चूंकि जुमेरात को कौमी असम्बली का इजलास होना है और वो 4 मार्च तक जाके वजीर आजम आएंगे, तो उसके बाद उनका पहला काम यही होगा कि जहां मईशत संभालनी है वहां मुल्क के सियासी मामलात को भी संभालना होगा और जितनी जल्दी बैठ जाएंगे नाराजगी तो ये जाहिर करेंगे लेकिन इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए बिठाने का मौका भी मिल जाएगा। सही जी आया साहब, जाहिर है मामलात, अब एक तो हम ये भी बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान वाकई मुतहम्मिल है ये जो एहतजाज और एहतजाजी सियासत है उसका, तो आपको क्या लग रहा है ये इसी तरह से सियासत जारी रहेगी और कौन सा इत्तेहाद आपको ज़्यादा मौसर लग रहा है, कौन इफेक्टिव काम करेगा और आपको लगता है कि ये जो ग्रैंड अलायंस PTI के अंडर एक इत्तेहाद बनने जा रहा है ये टफ टाइम दे सकता है हुकूमती इत्तेहाद को? देखिए दुआ, ये बिल्कुल अगर मैं क्रिकेट मैच की इस्तेलाह इस्तेमाल करूं इस सारे सिनेरियो में तो ऐसे लग रहा है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद बनने जा रहा है ये इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और PTI और बाकी सारी जमातें वो फील्डिंग करने जा रही हैं और जाहिर है वो बॉलिंग करने जा रही हैं। तो ये मुझे पिच मुश्किल तरीन लग रही है आज तक जितने भी इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट्स बनी थी तो वो सॉर्ट ऑफ बैटिंग पिच ही हुआ करती थी कि आराम से कि ऑपोजिशन वो कर रही है, बॉलिंग भी कर रही है लेकिन कोई ना अनइवन बाउंस हुआ करता था ना इतनी स्पीड हुआ करती थी, इसलिए वो स्मूथली चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट स्मूथ हो जाया करता था, उसके बाद मसाइल पैदा हुआ करते थे। ये पहली बॉल से मसले बनने जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के लिए। उसकी वजह ये है कि एक सबसे बड़ा इशू मैंडेट का है। मैंडेट उससे पहले आप 2018 की बात करें, वो इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ामात थे, RTS बैठने के इल्ज़ामात थे, लेकिन वो पहला इलेक्शन था, मतलब वो जो पिछला इलेक्शन था उसमें PTI भी शिकायत कर रही थी, उन्होंने भी कहा था कि जी धांधली हुई है बहुत सारी। यहाँ सिवाय PMLN के पीपल्स पार्टी ने तो उनको है एतराज़ थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल इन दोनों जमातों को ख़ास एतराज़ नहीं है। मतलब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी एक वीडियो वायरल हुई भी है, अगर वो ठीक है तो वो कह रहे हैं हमें तो कहा गया कि भाई आपका तो 100% मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी और नूनी का 50-60% तो है अपना मैंडेट, उसके बाद बाकी गड़बड़ हुई है। तो ये इससे पहले नहीं हुआ इस मुल्क में जो इस वक्त हुआ है इन इलेक्शंस के बाद। पूरी दुनिया से जिस तरह से इन इलेक्शन पे सवाल उठाए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया सवाल उठा रहा है, अदरवाइज चीज़ें यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत बिल्कुल भी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी फ्रॉम डे वन, बहुत मुश्किल होगा। और PTI का ये फैसला या सुन्नी इत्तेहाद जो भी उनको नाम दे दें, अब PTI कहने में हर्ज क्या है, तो जाहिर है उनके लोग जीत के आए हैं, आज़ाद जीत के आए हैं, लेकिन उन्हीं के लोग हैं, वो जब असम्बलियों में भी मौजूद होगी और बाहर भी एहतजाज कर रही होगी। देखें ना, आपने सिर्फ एक जमात को नाराज नहीं किया इन इलेक्शंस में, आपने बेशुमार जमातों को, बेशुमार कैरेक्टर्स को नाराज कर दिया है। मतलब हर बॉलर आएगा वो शदीद गुस्से में आएगा और वो कोशिश करेगा कि 140 प्लस 150 प्लस मैं बॉलिंग करूं। तो इन हालात में ये इस हुकूमत का ज़्यादा देर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप इमरान खान को इग्नोर करके ये सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो तो मुमकिन नहीं है कि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आप जा सकें। आप समझें कि जी क्योंकि अब बात पहले होती थी जी वो चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, अब उलट बात हो रही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। नो, ये दोनों चीज़ें लाजमो मलजूम है। और बाकी चूंकि आप इंट्रो में भी कह रही थी, बिलावल साहब का भी, कि सदर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए,
मुझे लगता है कि हमारे आइन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मसाइल हल हो जाए। सही है फैसल साहब, हालात आपके सामने हैं, आपको लगता है कि कोई अवाम के लिए भी खैर का रास्ता निकलेगा या इस बार भी हम इल्ज़ामात और एहतजाज की सियासत देखेंगे? और जिस तरह से अयाज साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आमिर साहब ने भी ये बात की, आपके ख्याल में कौन सा इत्तेहाद फिर मौसर हो सकता है? मौसर से मतलब जो इफेक्टिवली काम करे, एहतजाज हक है उसका इस्तेमाल तो हो, लेकिन अवाम के लिए मुसीबत ना बने ये सारा कुछ। फैसल साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, सिर्फ एयाज साहब की एक बात में इजाफा कर दूँ। बोल रहे हैं ऑडियो बढ़ा दें, टॉस जीत कर पहले खुद एयाज साहब जो कह रहे हैं ना, क्रिकेट की जबान में टॉस जीत कर जो है खुद बैटिंग का फैसला किया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। इसमें पहले ही सट्टा लग गया है, और वो जो होती है ना मैच फिक्सिंग होती है, एक होती है फैंसी फिक्सिंग जिसमें बॉल टू बॉल सट्टा होता है, ये समझे फैंसी फिक्सिंग है, बड़ा ही जबरदस्त जो इस दफा काम हुआ है ना, तो आपको हर बॉल पे जो है ना मजा आएगा। बात यह है कि ये जो हुकूमती एहतियात की बात हो रही है, इस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। इसमें जो एमक्यूएम के साथ जो रवैया रखा जा रहा है नून लीग का, वो बहुत ही जो है वो अफसोसनाक रवैया है। एमक्यूएम वो सियासी जमात है जिसने इलेक्शन मुहिम में जो है वो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म हिमायत का ऐलान कर दिया था। इलेक्शन हुए नहीं थे, रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने बोला हमारा वज़ीर आज़म उनकी हिमायत करेंगे, नून लीग की वज़ीर आज़म की, नवाज शरीफ की। उसके बाद जब हुकूमत बन गई तो पहले उन्होंने कहा कि जिसको मिलना है हमारे पास आए, लेकिन फिर शाम को चले खुद चले गए। एक हफ्ते ये लोग वहां बैठे रहे, दिन में 2-2 दफा इनकी मुलाकातें हो रही हैं, कोई इनके साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं है, कोई इनको लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। ऐसी भी कोई किसी की बेइज्जती की जाती है, बेइज्जती से भी कोई बेइज्जती है। पीपल्स पार्टी के साथ आपने रात के 12 बजे मुआहदा किया एग्रीमेंट के, भाई इनको अगर मुआहदा नहीं करना था तो कम से कम जो है वो बराबर में ही बिठा लेते। आपने उनको बराबर में ही बिठाने की जो है वो क्या कहते हैं जहमत नहीं की। और फिर अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुरानी वाली एमक्यूएम होती 2015 से पहले वाली, तो यही पूरी नून लीग की क़यादत जो है ना इस वक्त ये 9-0 पे खड़ी हुई होती, वहां पे सिजदा रेज होती। लेकिन ये तो बेचारे एमक्यूएम वालों की शराफत है, गुस्सा समझ आ रहा है। अभी कोई बात नहीं। वीडियो जो लीक हुई है उसमें जो यही उन्होंने कहा है ना मुस्तफा कमल साहब ने कि हमें इस तरह हमसे बात की जाती, चलो भाई आ गए हो मुसीबत बनकर, चलो बैठ के बात कर लो। मतलब ये कोई रवैया है कि कोई आपके पास जा भी रहा है तो उससे भी आप तरीके से बात नहीं करते। मेहमान नवाजी की भी कोई रिवायत होती है, उसका भी जो है आप जो है वो कोई एहतराम नहीं कर रहे, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे, कोई मायदा नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती का जो है वो इत्यादि। और एमक्यूएम भी ज़बरदस्ती का इत्यादि बनने पर तुली भी इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, एमक्यूएम को खुद ही चाहिए वो ऐलान कर दे कि हमें वजारतें लेनी नहीं है इनसे, हम हिमायत करेंगे लेकिन इनसे कोई वजारत नहीं लेंगे। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा है ना कि हम बगैर वजारतों के जो है हुकूमत की जो है वो हिमायत करेंगे। सारे अच्छे ओहदे तो पीपल्स पार्टी ले गई है, वैसे भी अब कुछ बचा नहीं है, तो एमक्यूएम तो इस बात का जो ऐलान ही कर दे। अब इसके अलावा एमक्यूएम के पास जो है ना कोई ऑप्शन नहीं है, जितनी जो बेइज्जती नून लीग ने कर दी है। फिर एमक्यूएम को ये कहना, अच्छा मजे की बात देखें, बड़ी दिलचस्प बात है। जी जी, पीपल्स पार्टी कह रहे जब मुलाकात हुई जो ऑडियो लीक में आया है कि उसने 2 बातें बताई, बोला बाकी तो सारी चीजें राजदारी में, 2 बातें हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। 2 बातें क्या शेयर कर रहे हैं? एक तो ये कि आपका 100% मैंडेट जाली है, और दूसरा आपकी जो है ना वो हमें जो है ना वो जरूरत ही नहीं है, आप बिला वजह में यहाँ पर आ जाते हो, आप क्यों आते हो भाई? यानी ये 2 बाकी बातें नहीं बताएंगे आपको, 2 बातें भी शेयर की, तो वो कौन सी जो है वो शेयर की अब ये देखें, राजदारी। बोला बाकी बातें जो खुफिया वो मैं आपको नहीं बता सकता, उन खुफिया बातों में से 2 खुफिया बातें जो है इनको जो है बता दी। भाई अगर आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो जाली है 100%, हो सकता है ऐसा हो, तो एमक्यूएम को भी पता है कि आपका मैंडेट जो है वो कैसा है। ये तो मजेदार बात ये है कि इस दफा जो हमाम तैयार हुआ है ना, इसमें सबके सतर खुले हुए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और फिर मैंडेट तो वही जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला कहते थे डिग्री तो डिग्री होती है, भाई मैंडेट तो मैंडेट होता है, असली हो या जाली हो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंडेट तो है ना। और क्या मैंडेट तो मैंडेट है। आज पता लग रहा है इसमें क्रांचाइट भाई को गुस्सा आया हुआ है, कौन सी जो है आज पता लग रहा है इसमें कौन सी जो है वो परेशानी वाली बात है कि आप जाली मैंडेट है, आपका 100% जाली है, हमारा 60% जाली है, सामने वाले का 50% जाली है, तो इसलिए हम आपको मैंडेट है तो सही, ये सबसे बड़ी बात है। आज अल्ताफ भाई की जगह लग रहा है ये मुस्तफा कमाल भाई के साथी लग रहे हैं। मैं सिर्फ नून लीग से कहना चाहता हूँ, जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इतनी आप एक किसी सियासी जमात की जो इतना भारी मैंडेट लेकर आई है, जैसा भी असली नकली इस बहस को छोड़ दे, है तो भारी ना, चाहे नकली है लेकिन है तो भारी।
इतने भारी मैंडेट वालों की आप इतनी तजलील कर रहे हैं, इतनी तजलील कर रहे हैं, चले उनको अगर ये तो शुक्र करें ना कि वो इतना सीरियस नहीं ले रहे या एहसास नहीं कर रहे इस बात का कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। अगर उनको इस बात का एहसास हो जाए तो फिर वो भी तो फिर रिएक्शन दे सकते हैं ना। तो आपके लिए आने वाले वक्त में नून लीग के लिए जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नून लीग को अभी से ये रवैया जो है ना वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी संजीदगी दिखाएं, बलोगत दिखाएं। आपकी हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के कंधों पर खड़ी हुई है। आज हो सकता है आपको एमक्यूएम और फिर दूसरी तरफ पीटीआई जो इत्तेहाद बना रही है, अब जो धांधली के खिलाफ एहतजाज कर पीटीआई बना रही है। अब यही अगर एमक्यूएम चले, ठीक है, आज एमक्यूएम के पास चले खुद फैसला करने का इख्तियार नहीं है, कल चले खुदा ना खास्ता फैसला करने का इख्तियार आ जाए और वो तहरीक इंसाफ से मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे? सही। तो ये इस मामले में थोड़ा सा जो है ना आप संजीदा छोटी सी बात करनी है। मैं समझता हूँ कि नून जी, अरे यार आपकी सारी बातें छोटी होती है, से आप बात किया करो, आपकी बात होती छोटी। नहीं, छोटी सी बात करनी है। जो फैसल हुसैन ने आज एमक्यूएम के लिए जज्बात का इजहार किया ना, एमक्यूएम का नाम ले लेके जिस कदर वो गीले भिगो के मारे हैं, ये बिल्कुल सेम किया है जब बैरिस्टर गौहर का नाम अली जफर अनाउंस कर रहे थे ना, तो उन्होंने 7 मिनट लगाए कि हमारी सारी क़यादत बिजी है, हम सारे मसरूफ हैं, सीनियर क़यादत फलानी जगह पे है, ढिमकानी जगह पे है, वो यूं लगे हुए हैं, तो हम फिर बिल आखिर बैरिस्टर गौहर को नाम देते हैं कि वो चेयरमैन बन जाए। ये आज फैसल हुसैन ने अपना पूरा गुस्सा एमक्यूएम पे उतार लिया। चले जी, फैसल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे या ब्रेक की तरफ जाऊं? मैं हक की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक हक की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी, एक जमात के पास इतना भारी मैंडेट है, उसकी इस तरह तौहीन, सरेआम तौहीन करना वो मुनासिब नहीं है। ये जमात का कसूर है फैसल। मैंने भी मुमासलत बताई है सिर्फ। चले, तौहीन तो सर होनी नहीं चाहिए ना, चाहे वो की हो, चाहे वो सियासतदान की हो, चाहे पार्लियामेंट की। तौहीन वैसे ही गलत है और मैंडेट की तौहीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज ताहिर महमूद अशरी साहब हमारे साथ हैं, इलियास साहब उनका टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बामुकाबला इत्तेहादी जमात। क्या लग रहा है हाफिज ताहिर साहब, कितना टफ टाइम दे सकेगी और क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है, या आपको लग रहा है कि ये जो हम कहते हैं कि एहतजाज करना सबका हक है और वो हक सबको मिलना चाहिए, एक स्मूथ गवर्नमेंट चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सब इन्हिसार है मियां शहबाज शरीफ साहब के हलफ उठाने के बाद उनकी तरफ से जो हाथ आगे बढ़ेगा उसकी तरफ। मैं नहीं समझता कि मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है या मुतहम्मिल है कि हम आपस में तसादुम की तरफ जाएं। और कल की मरियम नवाज साहबा की जो तकरीर है उससे एक उम्मीद जरूर बंधी है कि इंतकामी सिलसिले, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे के जो है वो खत्म होगा। और मैं समझता हूँ इसका हल है, ये जो इलेक्शन का सारा मामला है, बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और अदलिया की है। इसके ऊपर सबको इत्तेफाक करना चाहिए कि बैठकर कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, कुछ करना है वो करे और मुस्तकबिल के लिए इंतखाबी इस्लाहात करें। बदकिस्मती ये है कि 1987 से आज तक हम देखते आए हैं, हर इलेक्शन में के बाद एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। क्यों नहीं इस निजाम को ठीक करते? आप ऐसा निजाम बनाए कि जिस पर किसी को एतराज ना हो। तो मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो अपनी पहली तकरीर करेंगे, जो मिसाके पाकिस्तान का आगाज होगा इंशाअल्लाह, और ये आप याद रखिएगा, उसके बाद कोशिश की जाएगी कि चीजों को बेहतर किया जाए। और एक बात मैं और भी अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को जो है और तहरीक इंसाफ को भी एक बात समझनी चाहिए कि अगर तो वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और अगर वो बातचीत करते हैं दूसरी जमातों से, तभी रास्ता निकलेगा। देखिए ना, बिलावल भुट्टो रोज कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि इनके पास मौका था, ये हमारे साथ मिलके हुकूमत बना लेते या और जमातों के साथ मिलके हुकूमत बना लेते और जो ये करना चाहते थे मुल्क में बेहतरी के लिए कर लेते। लेकिन जिद से आप अपने साथियों को भी परेशान करेंगे, मुल्क में भी परेशानी आएगी। और अभी इतने बड़े हमारे दिल नहीं हुए कि हम इंतकाम और उसको मुकम्मल खत्म कर दें। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और जरदारी साहब, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब ने सख्त जान एक दिन इधर उधर फिर घूमता फिरता कहीं अडियाला के करीब भी चला गया, कहीं जरदारी हाउस के करीब चला गया। तो जरदारी साहब तो पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से अडियाला में जो साहब हैं वो भी बातचीत पे आमादा हों। कुछ उसमें से बातें अब सामने आनी भी शुरू हो गई हैं और अब भी उन्होंने ये कोशिश नहीं छोड़ी है
लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं एक मसला जरूर दरपेश है, वो है 9 मई का। ये 9 मई को जो इस मुल्क में हुआ उसके ऊपर सबको मिलकर मजम्मत के से आगे बढ़ना चाहिए, उन मुजरिमीन से बरात करनी चाहिए। वो एक रुकावट बना हुआ है बहुत सारे उमूर के अंदर, लेकिन बहरहाल तारीख इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी जमात है, उसको लोगों ने वोट दिए हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिस तरह बाकी जमातें हैं। तो और ये जो महमूद खान अचरजई साहब हों या अख्तर मैंगल हों या पीरा पगाड़ा हों, इन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुने जाने चाहिए, इनकी जायज बात को मानना चाहिए। फजलुर रहमान साहब का नाम नहीं लिया आपने जी? फजलुर रहमान साहब का नाम नहीं लिया? वो तो है भाई ने उनकी जायज नहीं है, जायज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब राजी कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा, बात है फिर खेड़ी मुक गई। तो डार साहब ने आज भी कहा है। हाँ। वो राजी कर लेंगे। और दूसरी बात है, मोहल्ला को तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा मिला हुआ है ना जी, ये मोहल्ला को। लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं मिला हाफिज साहब, ऐसे ना करें। देखिए सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं ना होती, बाज़ औक़ात नहीं कोई कितने पूरी कर देंगे, तुसी तो एक भी नहीं की। नहीं ओ खान साहब तुसी कसूरवार हो, जरदारी साहब ने दोस्ती जिन्नी रखी है फीती कर देती है। नहीं, आमिर लिहाज राणा साहब इसके जिम्मेदार अयाज खान साहब है, इनकी दोस्ती है जरदारी साहब के साथ। इन्होंने मौलाना से दोस्ती क्यों नहीं लगाई ताकि वो सदर बन जाते? नहीं, मैं समझता था आपसे लगी हुई है, उनसे भी लगी। उधर आप बैठे हुए हैं, चले लो आप तो दोनों तरफ दोनों कोने संभाल के बैठे हैं। देखिए आमिर लिहाज राणा साहब की दोस्ती है शहबाज शरीफ से, वो वजीर आजम बन गए। सही है। आपकी दोस्ती है जरदारी साहब से, वो सदर बन गए। तो बस साबित हुआ हाफिज साहब जिनसे आपकी मैंने तो दोस्ती है, शहबाज शरीफ से आज भी सुबह बात की है, उनको अच्छी बातें बताई हैं कुछ मैंने। अब खान साहब और आमिर लिहाज राणा साहब दोनों के दोस्त है, लिहाजा हमारे दोनों तरफ ही जो है वो मजे हैं। साढ़े ना आपकी सारे घी में है, सर कढ़ाई में है। इलियास साहब आपको लगता है पीटीआई का ग्रैंड अलायंस टफ टाइम देगा हुकूमत को? ये अभी तो नहीं है, अभी तो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, उसके बाद देखेंगे टफ टाइम दे सकता नहीं। गवर्नमेंट बन रही है अभी टफ टाइम ये इसी तरह जिस तरह कहा जा रहा था पंजाब में कि अपोजिशन टफ टाइम देगी, अपोजिशन ने क्या टफ टाइम देंगे, ये क्या करेंगे? सिर्फ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे और मुल्क का जो जिस तरह पहले चल रहा था, जैसे धरना दिया था, धरना तो अब ये नहीं देंगे, इसी तरह ये प्रोटेस्ट वगैरह करते रहेंगे, असेंबली में ऐवान के अंदर करते रहेंगे अपने मुतालबात। एक जिस तरह जमहूरी चलता है, सिस्टम चलता है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जिस तरह मुज़ाकरात होते हैं उसी तरह करते रहेंगे अपने मुतालबात मनवाने के लिए। या ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा कि अपने जो असीर हैं उनको छुड़वाने के लिए ये अपना एक सिस्टम चलाते रहेंगे और प्रेशर डालने की गवर्नमेंट पर कोशिश करते रहेंगे। उसके लिए वैसे ही कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ मसले का हल निकाला जाए और मुल्क के सिस्टम को चलाया जाए, स्मूथ सिस्टम को। क्योंकि अब देखें आपकी इकोनॉमी को चलाना, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो पैसे लेने बाहर से मुल्क से, तो उसमें एक सिस्टम एक ऐसे दिखाना पड़ेगा कि क्लियर है कि जी वो इकोनॉमी भी ठीक चल रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 10-15 साल तो जो मुश्किल इकोनॉमी के चलेंगे, मुल्क रिकवर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर एक और महंगाई का तूफान आएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलियास भाई 2-3 साल से 10-15 साल ले गए यार, अल्लाह का। देखिए आमिर भाई आप देख लें, आमिर भाई इलियास भाई इस हुकूमत को तो खुद अपने 5 साल चलने के यकीन नहीं है, आपने 15 साल चला दिया। तो देखें अब इनके देखने ये खुद गवर्नमेंट को भी यकीन नहीं है कि 5 साल पूरे होते हैं कि नहीं। 5 साल तो सांस ही खेड़ दिए इन्होंने। आप देख लें, आपने देख लें, आपने इस साल भी 29 अरब रुपया देना था, जिसमें अगर रोल बैक ना होता तो क्या मुश्किलात का सामना, अगले सालों में और मुश्किलात। 29 अरब डॉलर, 35 अरब इनकम है नहीं है, और 29 अरब डॉलर तो आप देख लें किस तरह करेंगे। नहीं इनकम हो जाएगी, लिहाज कोई इशू नहीं है, हम हमारे टैक्स बढ़ा देंगे, इनकम हो जाएगी बस। पता नहीं टैक्स आप कितना निचोड़ेंगे आपको सर, पेट्रोल पर, गैस पर, बिजली पर कितना 500% गैस पर बढ़ा दिया। इलियास भाई आप फिक्र नहीं करो, जब तक आपकी आखिरी सांस है ना, ये निचोड़ते रहेंगे। जब तक हमारी आपकी आखिरी सांस है ना, निचोड़ते रहेंगे, आप फिक्र नहीं करो। वो सर फिक्र फैसल भाई मुझे और आपको पड़ता है, आमिर भाई को नहीं पड़ता।
चलें जी। सबका इशराफिया आमिर साहब फैसल यानी ग्रीन के बाल के वैसे ही नाम रगड़ दिया यार। इलियास साहब मुझे तो सोलर एनर्जी कहाँ पहुँचाना था यार। में कोई मसला नहीं है। ये आज भी कराची लाहौर इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि स्टार्ट में फैसल ने पूरी लड़ाई लड़ी कराची लाहौर को लड़ाने की, इलियास साहब ने फिर इकट्ठा कर दिया है। ये धांधली है। साहब ऐसे ना कहें, धांधली नहीं है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो के हवाले से हम बात करेंगे, वो अहम सवाल हम उठाएंगे जो कि हर वालिदैन का जिनका जानना ज़रूरी होता है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बेग भी होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए रवां साल की दूसरी मुल्कगीर पोलियो मुहिम 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में 3 मार्च तक जारी रहने वाली 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। वजारत सेहत ये कहती है कि पोलियो के खात्मा एक कौमी हदफ है। वालिदैन से अपील है कि वैक्सीन की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को इस मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि अगर कल बच्चे को चलना है तो उसका फैसला आज करना है। बच्चों को पोलियो से कतरे क्यों पिलाने ज़रूरी हैं, क्या एक से ज़ायद बार भी पिलाए जा सकते हैं, और ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका जवाब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बेग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। अब सबसे पहले बुनियादी सवाल, कितनी अहमियत है और क्यों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? जी, इस वक्त तो पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया बच्चों को कतरे पिलाना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा अजला में अफ़गानिस्तान का वायरस जो है वो माहौलियाती नमूनों में पाया गया है। हम वायरस को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करें। इसीलिए ये 26 तारीख से जो मुहिम शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में की जा रही है, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि क्योंकि वायरस ज़्यादा मिकदार में इन अजला में मौजूद है, तो हर बच्चे को 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को कतरे ज़रूर पिलाए जाएं, ताकि वो इस पोलियो वायरस के हमले से महफूज रहें। डॉक्टर साहब, एक बच्चे को एक बार पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है या 2 बार, और ये क्यों जरूरी है अगर 2 बार पिलाए जा सकते हैं तो? जी, जिन मुल्कों में ये पोलियो वबा की सूरत में नहीं है, उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन में 4 दफ़ा कतरे पिलाना काफ़ी होता है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहाँ पोलियो का वायरस मौजूद है और बहुत ज़्यादा वबा की सूरत में मौजूद है। लिहाजा इस ममालिक में जितनी ज़्यादा दफ़ा आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, उतने ही वो इसके हमले से महफूज रहेंगे, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि ये वैक्सीन बहुत महफूज है, इसको ज्यादा दफा कतरे पिलाने से बच्चे को फायदा होता है और बिल्कुल किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में इस साल की ये दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हो सका, इसकी क्या रीजन है? जी, हम पोलियो के खात्मे के माशाल्लाह बहुत ज्यादा करीब हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि जब पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त पोलियो के केसेस हजारों की तादाद में होते थे। लास्ट ईयर सिर्फ पोलियो के 6 केसेस हुए थे, और उससे पहले 14 माह तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ, और इस साल भी अभी तक कोई केस नहीं है। लिहाजा हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इस साल जो भी हम मुल्कगीर और सब नेशनल मुहिम करें, उसमें आप सब अपना अपना किरदार अदा करें, बड़ा जरूरी है और अपने बच्चों को महफूज करें। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, बतौर सोसाइटी, मीडिया, तमाम इदारे, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि ये वाहिद इलाज है पोलियो से बचाव के, कतरे ही इसका वाहिद इलाज है। डॉक्टर साहब, ये पोलियो के जो खात्मे के लिए कतरे पिलाने ना पिलाने की एक बड़ी वजह पोलियो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। आपको पता है ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ तो ये बहुत गलत फहमियाँ बड़े उरूज पर हैं। आपको क्या लगता है कि इस हवाले से क्या कोई गाइडलाइन है और किस तरह से इसको शेयर करनी चाहिए? क्या वाकई इसके मुज़र असरात होते हैं या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो लोगों के जहन में हैं, पेरेंट्स के, वालिदैन के? जी, मैं 20 साल से ज़्यादा अरसे से पोलियो से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे मुल्कों में काम किया है।
यही वैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की गई है बशमूल मुसलमान ममालिक। ये वैक्सीन हम इंडोनेशिया से दरामद करते हैं और पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज में इसका टेस्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वैक्सीन को खरीदती है और ये मुकम्मल तौर पर महफूज है। और ये जो खदशात जो लोगों के जहन में मुख्तलिफ पाए जाते हैं वो सब बेबुनियाद हैं। और मेरी वालदैन और कम्युनिटी से यही दरख्वास्त है कि हुकूमत पर एतबार करें और किसी किस्म की अफवाहों में ना आए। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई जैसे एक एजुकेशन होती है, सोशल एजुकेशन, इस किस्म का भी कोई प्लान है? जाहिर है आप जो रिमोट एरियाज़ हैं या ऐसे पेरेंट्स जो इस पर बिलीव करते हैं कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है या इससे कई और बीमारियां हो सकती हैं, तो उनकी गलतफहमी दूर कैसे की जा सकती है? जी, सबसे पहले तो इसमें हमारा मीडिया और खुसूसन सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। जिन मखसूस इलाकों में हमें ये महसूस होता है कि वालिदैन में मिसट्रस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे वर्कर्स, सोशल वर्कर्स और मोबिलाइजर्स घर घर जाते हैं, ख्वातीन से, पेरेंट्स से उनको उस पर एजुकेट भी करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार्स भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस उलमा, अभी 1 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सदारत में पूरे पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा उलमाए कराम जो थे वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने भी यही फतवा दिया था कि ये वैक्सीन पिलाना ज़रूरी है और वालिदैन को बच्चों को वैक्सीन पिलाने का चांस मिस नहीं करना चाहिए। जी, इसका मतलब है कि हुकूमत बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन का सिलसिला भी जारी रखे है और जिस तरह से मीडिया के ज़रिए और ख़ासतौर पर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमारे तमाम देखने वालों को पोलियो वैक्सीन की अहमियत के बारे में भी बताया और ख़ासतौर पर वो गलत फहमियाँ, वो सवालात जिनकी वजह से वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से कतराते हैं, ज़ाहिर है उस पर भी उन्होंने अहमियत, उस पर भी रोशनी डाली कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ और जो भी गलत फहमियाँ उनको दूर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।